नमस्कार दोस्तों, हमारी चल रही है दिल्ली सल्तनत की सीरीज, जहां पर हम गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। और पिछली वीडियो में हमने तुगलक वंश की स्थापना कैसे हुई वो भी पढ़ा और उसके साथ गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भी पढ़ लिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम तुगलक वंश के सेकंड शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल 1325 से 1351 तक रहा। और कल की वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम सभी के बारे में एक बार जान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जाने तो इसे जूना खां नाम से भी जाना जाता है, जहां इसका राज्य अभिषेक 1325 ईस्वी में होता है। और इसका शासनकाल की बात करें तो 1325 से 1351 तक 26 वर्षों का इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, वहीं इसके अलावा इसकी राजधानी देवगिरी में बनाई जाती है, जो कि 1327 में बनाता है, जो कि वर्तमान समय में दौलताबाद नाम से जाना जाता है। वहीं इसे इसकी उपाधियों की बात करें तो इसे पागल सुल्तान और रक्त पिपासु नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो बहुत एजुकेटेड था, परंतु इसके गलत डिसीजन और तत्काल लिए गए डिसीजनों के कारण इसे रक्त पिपासु और पागल सुल्तान नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि जो डिसीजन ले लेता था वो सपने में आई कोई चीजों के बारे में ले लेता था, या फिर इसके अवचेतन मन में कोई ऐसी चीज आ रही है जिसे यह सही मानता था, तो वो डिसीजन लागू कर देता था अपनी सल्तनत में, जिस कारण इसे पागल सुल्तान और रक्त पिपासु नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसकी मृत्यु की बात करें तो 20 मार्च 1351 में ठट्टा, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है, वहां इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यह था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब जान लेते हैं इसके आगे के कार्यकाल के बारे में, क्योंकि इसका कार्यकाल था 26 वर्षों का। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य योजनाएं और उसके युद्धों की बात करें तो वो मुख्य यही है जो चार्ट में आपको दिख रहे हैं, जहां उसने 5 मुख्य योजनाएं और कार्य किए और युद्ध भी किए। और इसके अलावा यह सभी कार्य उसके असफल रहे, क्योंकि जो वो राजा था वो किसी भी चीज को अपने दिल में ले लेता था और उसके बाद उसे लागू कर देता था, पारित कर देता था। चाहे उसके सपने में कुछ ऐसी चीजें आ रही हो जो उसे अच्छी लग रही हो तो वो उसे लागू कर देगा, या कोई उसे राय देगा तो वो उसे लागू कर देता था। बड़ा जिज्ञासु टाइप का था और मतलब काम आया नहीं, उसने लागू किया नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का वो था, जिस कारण उसने मुख्य 5 अभियान यानी कि योजनाएं या कार्य जो भी कहते हैं वो किए, जो कि सारे के सारे फ्लॉप यानी कि असफल रहे। तो पहला उसकी जो योजना थी वो थी दोआव कर वृद्धि। ठीक है दोस्तों, यहां दो आव का मतलब क्या होता है, तो 2 नदियों के बीच का स्थान था जहां पर फसल अच्छी होती थी, तो यहां उसने कर वृद्धि की। इसके अलावा उसके द्वारा राजधानी परिवर्तित की गई। ठीक है दोस्तों, इसने राजधानी का परिवर्तन भी किया। तो पहले जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी वो दिल्ली में ही थी, परंतु यह राजधानी को दक्षिण में रह गया, जहां उसने देवगिरी यानी कि दौलताबाद में अपनी राजधानी स्थापित की। इसके अलावा उसने प्रतीक यानी कि सांकेतिक मुद्रा भी बनाई। ठीक है, और इसके अलावा उसके अभियानों के बारे में बात करें तो खुरासान अभियान इसके द्वारा किया गया ईरान में, और इसके अलावा कराचीन अभियान इसके द्वारा भी यह भी किया गया था। तो मुख्य यही योजनाएं यानी कि योजना युद्ध अभियान जो भी कहते हैं हम, वो थे, जो कि पांचों के पांचों फ्लॉप रहे थे। तो एक बार इनको डिटेल में जान लेते हैं और उसके बाद उसकी मृत्यु के बारे में बात करेंगे। और अगली वीडियो हमारी जो रहेगी वो रहेगी अगले शासक, जो कि कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था, जो कि एक बहुत प्रतापी शासक था, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके मुख्य 5 अभियानों के बारे में जान लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो पहला अभियान था वो था दोआव कर वृद्धि। तो दोआव क्या था, तो 2 नदियों के बीच का एक ऐसा स्थान होता था जहां पर फसल अच्छी या उपजाऊ होती थी, उपजाऊ जमीन होती थी, जिस कारण वहां फसल अच्छी होती थी। तो इसके द्वारा सबसे पहले उस एरिया पर ही कर वृद्धि की गई, यानी कि दोआव पर कर वृद्धि की गई राज्य की आय बढ़ाने के लिए। परंतु जब इसने कर वृद्धि की तो दोआव में तब अकाल पड़ गया। ठीक है, दुर्भाग्यवश इसके भाग्य में नहीं होगा, तो जिस कारण दोआव में अकाल पड़ गया। और इस कारण अब किसानों को तो राजा से आस होती है कि कुछ ना कुछ वो हमारे लिए मदद करेगा, सूखा पड़ा है तो हमारी, जैसे हम ही गवर्नमेंट, अगर हमारे कोई भी किसान काम करते हैं, अगर गवर्नमेंट वहां पर उनकी मदद करने की बजाय कर लगा दे तो किसान तो गुस्सा होंगे ना, तो वो तो उसके साथ स्ट्राइक करेंगे। तो इसी प्रकार इसने कर वृद्धि की और तभी वहां क्या पड़ गया, अकाल पड़ गया, जिस कारण वहां किसानों ने विद्रोह किया। और किसानों का विद्रोह देखते हुए इसके द्वारा उनका विद्रोह रोकने और उनकी मदद करने के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की शुरुआत की गई। तो दोस्तों पेपरों में पूछा जाता है कि दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की। और यह
किसके लिए की गई, तो किसानों के लिए की गई थी। परंतु इसने कर वृद्धि के लिए काम किया, परंतु दुर्भाग्यवश इसका यहां पर अकाल पड़ गया, जिस कारण उसकी यह योजना असफल रही थी। ठीक है, तो दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी दूसरी योजना के बारे में। इसके बाद इसने अपनी राजधानी परिवर्तन की। तो इसके द्वारा 1327 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद जिस नाम से जाना जाता है आजकल देवगिरी को, तो वहां अपनी राजधानी बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य था मंगोलों से आक्रमण से बचना। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे, और सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो हुए थे वो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में। तो इसका उद्देश्य क्या था, तो मंगोलों के आक्रमण से बचना था पहला। वहीं दक्षिण भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था, अपनी राजधानी परिवर्तन करने के लिए। परंतु जब प्रजा के विद्रोह किया गया तो इसके द्वारा पुनः दिल्ली में राजधानी को वापस ले आया गया। तो 1327 में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जो कि वर्तमान में दौलताबाद नाम से जाना जाता है, वहां ले गया, जहां इसका उद्देश्य था मंगोल आक्रमण से बचना और उसके अलावा दक्षिण भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। परंतु जब प्रजा का विद्रोह हुआ, यानी कि प्रजा इसे नहीं चाहती थी, तो इस कारण प्रजा ने इसका विद्रोह किया, और जिसके बाद पुनः यह अपनी राजधानी को दिल्ली वापस ला गया। ठीक है दोस्तों, तो यह था इसका राजधानी परिवर्तन, जो भी फेल हुआ। ठीक है दोस्तों, यह भी फेल हो गया था। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक यानी कि प्रतीक मुद्रा चलाएगी। इसके द्वारा तांबे और कांसे के सिक्के चलाए गए, जिनका मूल्य चांदी के टके के बराबर होता था। तो इसके द्वारा प्रतीक मुद्रा चलाएगी, जिसमें इसके द्वारा क्या चलाया गया, तो तांबे और कांसे के सिक्के चलाए गए, जिसकी जो वैल्यू होती थी वो चांदी के टके के बराबर होती थी। परंतु इसके द्वारा यह मुद्रा निर्माण गुप्त नहीं रखी गई। ठीक है दोस्तों, तो जो भी मुद्रा निर्माण करता है, जैसे हमारे देश में आरबीआई मुद्रा निर्माण करता है, तो वो अपनी जो मुद्रा की वैल्यू ना गिरे या उसको कोई कॉपी ना कर ले, उसके लिए उसे गुप्त रखता है। परंतु इसके द्वारा जो हुआ, तो इसने मुद्रा तो बनाई परंतु उसका निर्माण गुप्त नहीं रखा गया, जिस कारण हर कोई व्यक्ति इसकी मुद्रा की नकल करने लगा और नकली सिक्के बाजार में अधिक मात्रा में आ गए, जिस कारण रुपयों का मूल्य गिर गया। तो इसके द्वारा फिर से एक निर्णय लिया गया, ताकि उसकी यह योजना असफल ना हो, तो इसने एक आदेश जारी किए, जिसमें इसके द्वारा कहा गया कि आप सभी सांकेतिक मुद्रा को हमारे भंडार में, यानी कि हमारे जहां भी आरबीआई यानी कि बैंक जो भी होगा उनका, तो वहां जमा कर दे और वहां से चांदी के सिक्के ले जाए। तो यह निर्णय इसका खराब क्यों रहा, तो या तो उसको बंद करा देता। अब इससे पहले तो सिक्के नकली सिक्के चले ही थे, परंतु इसके द्वारा जब यह ऐलान किया गया कि आप सांकेतिक मुद्रा को जमा करो और चांदी के सिक्कों को ले जाओ, तो अब जो नहीं भी बना रहा था, तो वो भी चांदी के सिक्के यानी कि सांकेतिक मुद्रा को बनाने लगा और उसके बदले चांदी के सिक्के पाने लगा। तो जिस कारण यह भी इसकी योजना असफल हो गई। ठीक है दोस्तों, यह योजना भी इसकी असफल हो गई थी। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अभियान भी चलाए गए, जहां उसका पहला अभियान था खुरासान अभियान। तो इस समय ईरान में मंगोलों का पतन हो रहा था। ठीक है दोस्तों, अब मंगोल यहां पर ग्रो नहीं कर पा रहे थे खुरासान में, तो जिस कारण इसे लगने लगा कि वहां अपने राज्य को बढ़ाकर अपने वश में किया जाए। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर मंगोल तो है नहीं, तो वहां के राज्यों को भी अपने वश में किया जाए और अपना भी ईरान में राज किया जाए, यानी कि खुरासान में राज किया जाए, जिसके लिए इसके द्वारा 3,70,000 सैनिकों को एक वर्ष के अग्रिम यानी कि एडवांस वेतन पर रख लिया गया। तो इसने 3,70,000 जो सैनिक थे उनको एक साल यानी कि 2023 चल रहा है, तो 2024 का वेतन पहले ही दे दिया गया। ठीक है, परंतु इसके बाद इसके द्वारा खुरासान के शासक के साथ संधि कर ली गई और यह अभियान समाप्त कर दिया गया, जिस कारण जो सैनिक थे वो काफी गुस्सा हुए, क्योंकि इसके द्वारा कहा गया था कि हम कभी भी खुरासान यानी कि ईरान पर आक्रमण कर सकते हैं, जिसके लिए इसने 3,70,000 सैनिकों को एक वर्ष के लिए अग्रिम वेतन पर यानी कि एडवांस सैलरी पर रख लिया था। परंतु अंत में इसके द्वारा वहां के शासक से संधि कर ली गई और उसके बाद अभियान समाप्त कर दिया गया, जिस कारण जो सैनिक थे वो बहुत गुस्सा हुए इससे। इसके बाद इसने क्या किया वो देख लेते हैं। खुरासान अभियान के बाद सैनिक इससे बहुत गुस्सा हुए, जिस कारण इसे लगने लगा कि वो इसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे, जिस कारण उसने सैनिकों को कराचिल अभियान पर भेज दिया। तो सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उसने इन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी यानी कि कराचिल पर भेज दिया, जहां सैनिक रास्ता भटकने और आपसी विवाद के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यह एक दुर्गम चोटी थी जहां खाना पानी ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जिस कारण बहुत से सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। वहीं काफी
काफी सैनिक एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जिस कारण विद्रोह के कारण भी उनकी मृत्यु होती है। तो इब्न बतूता के कथन अनुसार कहा जाता है कि इस अभियान के बाद मात्र 10 सैनिक ही वापस बचकर वापस दिल्ली आ पाए थे। ठीक है, इब्न बतूता बताता है कि जब वो यात्रा के दौरान आ रहा था तो सिर्फ 10 सैनिक ही बचकर दिल्ली सल्तनत में वापस आए और बाकी जो भी 3,70,000 में से बस 10 सैनिक ही बचकर भारत आए थे। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक ने खुश होकर इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया। तो अगर पेपरों में पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस यात्री को अपने शासनकाल में दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है दोस्तों, इब्न बतूता कहां का यात्री था? तो यह मोरक्को का यात्री था, जो कि किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए इसके अभियान। अब जान लेते हैं इसके अन्य बिंदुओं के बारे में और उसके बाद जानेंगे इसकी मृत्यु के बारे में। दोस्तों अब जान लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के कुछ अन्य बिंदु। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ही हरिहर एवं बुक्का, जो कि दो भाई थे, उनके द्वारा 1336 में दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की गई। वहीं इनके द्वारा 1337 यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी की। तो पेपरों में पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में किन किन ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो हरिहर एवं बुक्का, जो कि दो भाई थे, उनके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना की, एक स्वतंत्र राज्य बनाया 1336 में। इसके अलावा 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी की गई मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। यह हो जाते हैं इसके अन्य बिंदु। तो अब जान लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बारे में और उसकी मृत्यु पर किसने कौन सा कथन कहा था। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु होती है वो होती है 20 मार्च 1351 में ठट्टा पाकिस्तान में होती है, जिसमें इतिहासकार बदायूनी का कहना है कि जनता को अपने शासक से शासक को अपनी जनता से छुटकारा मिला, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि जनता को अपने शासक से शासक को अपनी जनता से छुटकारा किसके द्वारा कहा गया था? तो यह किसके द्वारा कहा गया था? तो इतिहासकार बदायूनी के द्वारा कहा गया था। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो 20 मार्च 1351 में ठट्टा पाकिस्तान में हुई। वहीं जो जनता को अपने शासक से शासक को अपनी जनता से छुटकारा मिला किसके द्वारा और किसके लिए कहा गया था? तो बदायूनी द्वारा, इतिहासकार बदायूनी द्वारा कहा गया था। वो भी किसके लिए कहा गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया था। तो दोस्तों यह था मोहम्मद बिन तुगलक की जीवनी, यानी कि स्टार्ट से अंत तक का सफर, जो कि हमने जाना कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत पढ़ा लिखा शासक था, परंतु उसके साथ ही एक सनकी और बहुत उत्तेजित शासक था, जो कि अपने डिसीजनों को कुछ भी डिसीजन वो कभी भी ले लेता था। तो जिस कारण उसके शासनकाल की तो बहुत लंबा चला, ठीक ठाक चला, परंतु उसके शासनकाल की जो नीतियां थी वो बहुत खराब चली। ठीक है दोस्तों, तो कल की वीडियो में हम जानेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में और अगली वीडियो में हम पूरा डिटेल बना देंगे फर्स्ट से एंड तक। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अगली वीडियो एक प्यारा सा टॉपिक लेकर। तब तक प्यार बनाए रखें, खुश रहे, खुश बांटते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।